Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to start our BE third year English paper number 1, Introduction to Literature and Films. In this video, we are going to discuss Unit 1, Introduction to Basic Concepts in Filmmaking. This unit introduces us to some of the basic techniques and elements used in cinema. These concepts are very important because they help us understand how a film communicates meaning through image, camera, color and sound. So, today's video, we will discuss 6 important concepts: mise-en-scene, long takes, deep focus, type of shots and color and sound. I will first explain every concept in English and then I will explain its meaning in Hindi so that you can understand it easily and also prepare it for your exam. So let's begin with our first topic. Our first topic is mise-en-scene. Mise-en-scene is a French term which literally meaning putting into the scene. यानी जो mise-en-scene है वो वर्ड कहाँ से आया है? एक फ्रेंच का क्या है? एक टर्म है जिसका लिटरल मीनिंग होता है पुटिंग इनटू द सीन, यानी किसी सीन में चीजों को अरेंज करना. ठीक है, इतना आपको समझ आया कि mise-en-scene क्या है? एक फ्रेंच का क्या है? टर्म है जिसका मतलब होता है, हिंदी मीनिंग है कि चीजों को अरेंज करना. कैसे हम चीजों को अरेंज करते हैं सिनेमा के अंदर, वो सब ये हमको बताएगा. So in cinema, mise-en-scene refer to arrangement of everything that appear in the front of the camera within a particular scene or frame. यानी जो सिनेमा में कैमरा के सामने जो भी चीज हमें दिखाई देती है, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें जैसे हमें दिखाई देती हैं और जिस तरह से उन्हें अरेंज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? mise-en-scene. यानी जैसे हम कैमरा में हमें जो चीजें हमें दिखाई जाती हैं और वो लोग उन्हें कैसे अरेंज करते हैं उसे क्या कहते हैं? mise-en-scene कहते हैं. ठीक है, it includes elements such as setting, props, costumes, makeup, lighting, actor and their movement, यानी actor and their performance also. ठीक है, मतलब जो mise-en-scene है उसमें सेटिंग, प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम, मेकअप, लाइटिंग, एक्टर, उनकी क्या मूवमेंट या परफॉर्मेंस क्या होती है? इंक्लूड होती है. बेसिकली हम mise-en-scene में ये सब देखते हैं. इन सिंपल वर्ड, अगर हम साधारण भाषा में बोले, mise-en-scene इज अ concurred with what we see in the front of the camera and how those elements are arranged. यानी mise-en-scene क्या है? अगर हम क्या देख रहे हैं, कोई फिल्म का क्या देख रहे हैं, सीन देख रहे हैं, तो उस सीन में लोकेशन कैसे है, फर्नीचर कैसा होगा, एक्टर ने क्या पहना है, लाइटिंग कैसी है, एक्टर खड़ा है या बैठा है, ये सब क्या आता है? mise-en-scene का क्या है? पार्ट है. तो आप सबको शायद इतना समझ आया होगा कि mise-en-scene यूजुअली है क्या. तो mise-en-scene ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. बस इतना याद करो कि कैसे हम चीज़ों को इसमें क्या करते हैं? अरेंज करते हैं. यानी एक हमको, जैसे हम कोई फिल्म बना रहे हैं तो उसमें कैसे वो चीज़ें अरेंज हो रही हैं, यानी जैसे लोकेशन क्या है उसकी, वो फर्नीचर कैसा रहेगा वहाँ, मतलब वो कैसे बैठा होगा, वो कैसे मतलब रिएक्ट करेगा, वो क्या मतलब ये बेसिकली इसमें चीज़ आती है. लाइट कैसी होगी, वार्म होगी, कोल्ड होगी या क्या होगी. तो यही mise-en-scene का क्या है? मेनली आपको इतना समझ में आना चाहिए, बाकी का आपको सारा क्लियर खुद हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं mise-en-scene के मेजर एलिमेंट के बारे में. तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो है सेटिंग. So setting refers to the place and environment in which a scene takes place. It can tell us about the location, historical period and social environment of the story. यानी जो सेटिंग है उसमें यूजुअली क्या होता है कि सीन कहाँ हो रहा है, यानी मतलब आप ऐसे समझने की कोशिश करो, जैसे सीन एक स्कूल में हो रहा है या एक गांव में हो रहा है या किसी ऐसी प्लेस में हो रहा है या कोई मॉडर्न सिटी में हो रहा है. सेटिंग से हमें लोकेशन के साथ साथ टाइम पीरियड और सोशल एनवायरनमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है. यानी आप बस इतना समझो कि सेटिंग का मतलब ये है कि जो किसी फिल्म का जो सीन है वो कहाँ क्रिएट हो रहा है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, वो किस टाइम पर शूट हो रहा है. अब बस इतना याद करना है. सेटिंग में यूजुअली इन्हीं चीज़ों पर बात होती है, यानी उसके टाइम पीरियड के ऊपर, उसके सोशल इन्वायरमेंट के ऊपर, उसके लोकेशन के ऊपर. ठीक है, आप सेटिंग समझ गए. अब द सेकेंड एलिमेंट इज प्रॉप्स. प्रॉप्स आर ऑब्जेक्ट यूज बाय कैरेक्टर्स और प्लेस विद अ सीन. Example है include books, furniture, mobile phone, bags, letter and many other objects. Props can also have symbolic meaning and can provide information about a character or situation. यानी जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो क्या है? प्रॉप्स. प्रॉप्स का एक्चुअल मीनिंग होता है सीन्स में यूज किए जाने वाले ऑब्जेक्ट या चीजें. जैसे आपने कोई सीन देखा होगा मूवी का, उसमें कौन कौन सी चीजें यूज की जाती है. जैसे उसमें चेयर है, बुक्स है, मोबाइल्स यूज किए जा रहे हैं, पर्स यूज हो रहे हैं, फर्नीचर का यूज हो रहा है. तो ये सब किस चीज के अंदर आ जाती है? प्रॉप्स के अंदर आ जाती है. प्रॉप्स क्या है? सिर्फ सीन को रियलिस्टिक बनाने का काम नहीं करता है, जबकि कभी कभी वो किस लिए यूज होता है? किसी चीज के सिंबॉलिक मीनिंग के लिए. ठीक है, इतना चीज समझो कि प्रॉप्स यूजुअली क्या है. प्रॉप्स ये है किसी सीन में यूज होने वाले ऑब्जेक्ट, और इसका मतलब हर टाइम ये किसी चीज को रियलिस्टिक बनाने के लिए यूज नहीं होता है, बल्कि कभी कभी इसका क्या होता है? कोई सिंबॉलिक मीनिंग भी होता है. ठीक है, जैसे किसी आपने कोई मूवी देखी होगी, उसमें कोई पुरानी फोटो दिखाई जाती है. ठीक है, किसी कैरेक्टर की, तो उसमें वो क्या प्रेजेंट कर रही है? उसकी मेमोरीज को क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, तो बस आपको प्रॉप समझ आ गया होगा. अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप मतलब इस वीडियो को एक दो बार सुने अच्छे से ध्यान से, आपको इजीली समझ आ जाएगा. मैं इतने इजी वे में आपको समझा रही हूँ और
यूजुअली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि माइस एंड सीन के जो एलिमेंट हैं उनके बारे में बताओ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो प्लीज़ आप नोट डाउन भी करते चलें मेरे साथ ताकि आपके एग्जाम के लिए आपको ईजी रहेगा। तो हमारा थर्ड एलिमेंट क्या है? कॉस्ट्यूम। रेफर टू द क्लोथ्स worn by the character. Costumes can communicate information about a character, profession, social status, culture, personality and historical period. यानी जो हमारा तीसरा एलिमेंट है वो क्या है? कॉस्ट्यूम है। तो कॉस्ट्यूम का मतलब है कैरेक्टर के क्लोथ या कपड़े, यानी आपने कोई मूवी देखी होगी उसमें कैरेक्टर कैसे कपड़े पहन रहा है, यानी अगर हमको किसी कैरेक्टर को पुअर दिखाना है तो उसके कपड़े क्या होंगे? थोड़े से फटे हुए होंगे और कुछ सिले हुए होंगे, और अगर हमें किसी को रिच दिखाना है तो उसके कपड़े वैसे ही होंगे, यानी उसने कोट पैंट पहना होगा, या उसके मतलब उसके कपड़े क्या होंगे? अच्छे होंगे, और पुअर के जो कपड़े होंगे वो थोड़े से क्या होंगे? बेकार होंगे। ठीक है, तो बस इसमें यही है। और यूजुअली कॉस्ट्यूम का मेनली मीनिंग है कैरेक्टर ने क्या पहना है, उसे हमें उसकी मतलब मेनली हमें उसकी कॉस्ट्यूम से क्या पता चल जाता है? उसका प्रोफेशन पता चल जाता है, सोशल स्टेटस पता चल जाता है, कल्चर पता चल जाता है, पर्सनैलिटी या टाइम पीरियड के बारे में हमें क्या मिल जाती है? इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको कॉस्ट्यूम भी समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने एलिमेंट नंबर 4 के ऊपर, जो क्या है? लाइटिंग। लाइटिंग कैन क्रिएट द मूड एंड एटमॉस्फेयर ऑफ अ सीन। ब्राइट लाइटिंग में क्रिएट एन ओपन एंड चेयरफुल एटमॉस्फेयर, व्हाइल लॉकी लाइटिंग कैन क्रिएट मिस्ट्री, सस्पेंस और साइकोलॉजिकल टेंशन। यानी जो लाइटिंग है वो किसी सीन का मूड और एटमॉस्फेयर को क्या करती है? क्रिएट करने में क्या करती है? इंपॉर्टेंट रोल क्या करती है? प्ले करती है। ब्राइट लाइटिंग से सीन ब्राइट, ओपन और चेयरफुल फील होता है, और जबकि डार्क या लॉकी लाइट से मिस्टीरियस, सस्पेंस और टेंशन क्या करती है? क्रिएट करती है। यूजुअली लाइटिंग में क्या है वो हमको क्या बता रही है? लाइटिंग से हमें क्या पता चल जा रहा है? मूड और एटमॉस्फेयर के बारे में सीन के। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ एलिमेंट के ऊपर, जो कि है हमारा एक्टर एंड देयर परफॉर्मेंस। जो ये क्या है वो हमारा एक क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है माइस एंड सीन का, एक्टर एंड देयर परफॉर्मेंस। सो देयर गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट एंड पोजीशंस विद इन द फ्रेम कंट्रीब्यूट टू द मीनिंग ऑफ अ सीन। यानी एक्टर और उनकी परफॉर्मेंस ही माइस एंड सीन का क्या है? एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्टर का फेशियल एक्सप्रेशन, यानी हमें किसी सीन में एक्टर को दुखी दिखाना है तो मतलब उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या होंगे? सैड वाले होंगे, और उसकी बॉडी मूवमेंट कैसी होगी, उसके गेस्चर्स कैसे होंगे, फ्रेम में उसकी पोजीशन या सीन कैसे क्रिएट करनी है, ये सब किसके अंदर आ जाएगा? एक्टर एंड देयर परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जो माइस एंड सीन है उसके 5 मेजर एलिमेंट जो हैं वो पढ़ लिए हैं, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो टू रिवाइज द मेजर एलिमेंट ऑफ माइस एंड सीन, तो सबसे पहला एलिमेंट जो हमारा था वो था सेटिंग, नंबर 2 था प्रॉप्स, नंबर 3 है कॉस्ट्यूम, नंबर 4 है मेकअप, नंबर 5 है लाइटिंग, एंड नंबर 6 क्या था? एक्टर एंड देयर परफॉर्मेंस। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड सेटिंग, प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम, मेकअप, लाइटिंग एंड एक्टर एंड देयर परफॉर्मेंस। तो अब हम पढ़ते हैं अपने फिल्म मेकिंग के सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा होने वाला है ना टॉपिक नंबर 2, लॉन्ग टेक। टॉपिक नंबर 1 माइस एंड सीन हमने कंप्लीटली क्लियर कर दिया है। अब हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 2, लॉन्ग टेक्स के ऊपर। A long take is a shot that continues for a relatively long duration without a cut to another shot. Instead of breaking an action into several shots, the filmmaker allows the camera to continue recording the action. यानी जो हमारा सेकंड टॉपिक है लॉन्ग टेक्स। लॉन्ग टेक्स का मतलब है एक ऐसा शॉट जो रिलेटिवली लॉन्ग टाइम तक विदाउट अ कट कंटिन्यू रहता है, यानी बिना किसी कट के वो क्या रहता है? कंटिन्यू रहता है। नॉर्मली फिल्म में एक एक्शन को डिफरेंट शॉट में डिवाइड किया जाता है, यानी अगर हम कोई नॉर्मल जो एक्शन कर रहे हैं उसको बहुत सारी किस्में करेंगे, शॉर्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे हम कोई रील क्रिएट कर रहे हैं, मान लो हम उसको थोड़ा मतलब डिफरेंट शॉर्ट्स में क्या करते हैं? डिवाइड करके क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? उसको विदाउट कट क्या करते हैं? कंटिन्यू रखते हैं। मतलब शॉर्ट बिना कट के क्या होता है? कंटिन्यू होता है। विदाउट एनी कट वीडियो को चालू रखना, यानी सीन्स को कंटिन्यू रखना। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया लॉन्ग टेक्स का मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, एक कैरेक्टर मतलब आप एग्जाम्पल समझो, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू लॉन्ग टेक्स को समझा देती हूँ। एक कैरेक्टर रूम से बाहर आता है, यानी कोई कैरेक्टर है वो रूम से क्या हो रहा है? बाहर आता है, सीढ़ियों से क्या कर रहा है? वो नीचे आ रहा है, घर से बाहर निकलता है और किसी पर्सन से मिलता है। मान लो आप अपने घर से बाहर आ रहे हो, सीढ़ियों से नीचे चढ़े, और आप अपने किससे मिल रहे हो? अपने दोस्त से मिल रहे हो। अगर वो पूरा एक्शन कैमरे में कंटिन्यूसली एक ही शॉट में रिकॉर्ड होता है, यानी अगर वो पूरा सीन आपका मतलब कमरे से बाहर निकलना, सीढ़ियों से नीचे उतरना और अपने फ्रेंड से मिलना एक ही शॉट में क्या हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है विदाउट एनी कट के, तो वो कितना आ जाएगा? लॉन्ग टेक में आएगा। ठीक है, हम उसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग टेक। समझ आ गया आप लॉन्ग टेक? कोई डाउट तो नहीं है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस, क्या लॉन्ग टेक और लॉन्ग शॉट में आखिर डिफरेंस क्या है। अ लॉन्ग टेक्स रेफर टू द ड्यूरेशन ऑफ अ शॉट, whereas a long shot refer to the framing and distance of the subject from the camera. लॉन्ग टेक और लॉन्ग शॉट, पहली बात तो ये है, ये दोनों सेम बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग टेक का रिलेशन होता है ड्यूरेशन से, ड्यूरेशन मतलब टाइम से। शॉट कितनी देर तक कंटिन्यू हुआ, यानी कितने देर तक वो शॉट क्या रहा? कंटिन्यू रहा, 5 मिनट रहा, 10 मिनट रहा, 20 मिनट रहा, 1 घंटा रहा। और लॉन्ग शॉट का रिलेशन होता है फ्रेमिंग और डिस्टेंस से, यानी
कैमरे से सब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर था यानी कितनी दूरी पर था, और फ्रेम में कितना एरिया विजिबल हुआ यानी कितना एरिया दिखाई दिया। बस दोनों में डिफरेंस आपको समझ आया। लॉन्ग टेक में क्या होता है, ड्यूरेशन से मतलब है, और लॉन्ग शॉट में किससे मतलब है, फ्रेमिंग और डिस्टेंस से, यानी फ्रेम में कितना एरिया विजिबल हुआ और कोई चीज कितनी डिस्टेंस पर है फ्रेम से। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि लॉन्ग टेक और लॉन्ग शॉट क्या है। अब हम अपने टॉपिक नंबर 3 पर आ जाते हैं, डीप फोकस। Deep focus is a cinematographic technique in which objects or characters at different distance from the camera remain relatively sharp and visible. In another word, the foreground, middle ground and background can all remain in focus at the same time. यानी जो deep focus है वो क्या है, एक cinematographic technique है जिसमें कैमरा different distance पर प्रेजेंट रहता है कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट के relatively clear और फोकस रहता है। यानी किसी ऑब्जेक्ट और कैरेक्टर पर कैमरा क्या होना, क्लियर और फोकस रहना, तो हम उसको क्या बोल देंगे, डीप फोकस। सिंपल लैंग्वेज में समझें, फ्रेम के फोरग्राउंड, मिडल ग्राउंड और बैकग्राउंड में जो एलिमेंट है वो एक ही टाइम पर क्लियर दिख सकते हैं। तो जैसे समझ लो आपने किसी फिल्म में सीन देखा होगा, तो हमें उसके पीछे के क्या दिखाने हैं, जो उसका बैकग्राउंड है, उसका मिडल ग्राउंड है, फोरग्राउंड है, उसमें जो भी एलिमेंट है हमको उनको क्या करना है, एक ही टाइम पर क्लियर दिखाना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डीप फोकसिंग। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में फ्रेम के फोरग्राउंड, मिडल ग्राउंड और बैकग्राउंड में जो एलिमेंट है वो एक ही टाइम पर क्लियर दिख सकते हैं for defocusing. ठीक है, defocus is useful because it allows the audience to observe different elements within the same frame. It can establish spatial relationships between characters and objects and can give the scene a greater sense of depth. यानी डीप फोकस का एडवांटेज ये है कि ऑडियंस को एक ही फ्रेम में डिफरेंट एलिमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी हम एक ही सीन में बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इससे कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट के बीच का स्पेशल रिलेशनशिप क्लियर होता है, स्टेब्लिश हो सकता है और सीन में डेप्थ का फील भी आता है। ठीक है, यानी डीप फोकस क्या है, वो क्या करता है, हमको एक ही टाइम पर बहुत सारे एलिमेंट जो हैं उनको ऑब्जर्व करने में क्या करता है, मदद करता है। बस आप इतना समझो। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक नंबर 4 के ऊपर, टाइप ऑफ शॉट्स। A shot is a continuous recording made by a camera. Different shots are used to show different amounts of character, object or environment. The major types of shots include extreme long take, long shot, medium long shot, medium shot, medium close up, and extreme close up. तो शॉट का सिंपल मीनिंग होता है कैमरा से कंटिन्यूसली रिकॉर्ड की गई इमेज या फुटेज। डिफरेंट शॉट का यूज इसलिए किया जाता है ताकि कैरेक्टर का एनवायरनमेंट को डिफरेंट डिस्टेंस और फ्रेमिंग में शो किया जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट के बारे में। आखिर एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है क्या? एन एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट और ELS शो अ वेरी लार्ज एरिया. The character may appear very small or may not be visible at all. It is mainly used to establish a location, landscape or large environment. यानी जो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है वो बहुत बड़ा एरिया क्या करता है, हमको शो करता है। कैरेक्टर अगर प्रेजेंट भी हो तो वो बहुत छोटा दिखाई दे सकता है। अगर देखो कोई लॉन्ग शॉट हो रहा है, मान लो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट की बात करें हम, तो उसमें यूजुअली क्या होगा, बहुत बड़ा एरिया, मान लो आपकी सिटी को दिखा दिया हमने, ठीक है, पर उसमें कैरेक्टर क्या होगा, प्रेजेंट भी होगा अगर उस एरिया में, तो वो क्या दिखाई देगा, हमें बहुत छोटा दिखाई देगा। इसका पर्पस होता है, इसका मेनली जो पर्पस होता है लोकेशन या इन्वायरमेंट स्टेब्लिश करना, जैसे इन्वायरमेंट, डेजर्ट, सिटी या बैटलफील्ड का वाइड व्यू। ठीक है, तो आपने जैसे महाभारत देखा होगा, उसमें समझ लो आप एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट यानी बहुत बड़ा एरिया दिखाई देता है, तो उसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, तो बस आपको इससे इजीली समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं लॉन्ग शॉट के ऊपर। आखिर लॉन्ग शॉट क्या है? एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट तो हमने समझ लिया। अ लॉन्ग शॉट जनरली शोज अ कंप्लीट और नियरली कंप्लीट बॉडी ऑफ कैरेक्टर along with the surrounding environment. It helps us understand the relationship between the character and the place in which the character is present. यानी लॉन्ग शॉट में जनरली कैरेक्टर का कंप्लीट या ऑलमोस्ट कंप्लीट बॉडी विजिबल होती है, यानी इसमें हमको क्या दिखाई देगा, जो कैरेक्टर है वो कंप्लीट दिखाई देगा, मतलब वो पूरा का पूरा क्या होगा, हमें विजिबल। जैसे हमें एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में वो क्या दिखाई देता है, बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, जरूरी नहीं है वो दिखे भी, ठीक है, और लॉन्ग शॉट में क्या हो रहा है, वो कंप्लीटली हमें विजिबल हो रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है, और उसके सराउंडिंग की जो चीज़ें हैं वो भी हमें दिखाई दे रही। मान लो कोई लॉन्ग शॉट हो रहा है और वो कैरेक्टर रोड में चल रहा है, तो हमें कैरेक्टर भी दिखाई दे रहा है, उसके अगल बगल पे जो एलिमेंट शॉप्स हैं वो भी दिखाई दे रही हैं, और कोई लोग चल रहे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमको कैरेक्टर क्या है, वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एनवायरमेंट के बीच के रिलेशनशिप में क्या समझने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। लॉन्ग शॉट में हमें क्या मदद मिलती है, कैरेक्टर के एनवायरमेंट के बीच रिलेशनशिप को समझने में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं मीडियम लॉन्ग शॉट के बारे में। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, मीडियम लॉन्ग शॉट। ठीक है, दो चीजें आपको क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं तीसरे के ऊपर। अ मीडियम लॉन्ग शॉट जनरली शो अ कैरेक्टर फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली द नीज और थाई अपवर्ड
डिपेंडिंग ऑन द फ्रेमिंग इट प्रोवाइड अ बैलेंस बिटवीन द कैरेक्टर एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। यानी मीडियम लॉन्ग शॉट में कैरेक्टर को जनरली नीज और थाइस से ऊपर तक शो किया जाता है, यानी पूरा नहीं दिखाएंगे या घुटनों तक दिखाएंगे या उसकी थाइस तक हम क्या करेंगे, कैरेक्टर को शो करेंगे। इसमें कैरेक्टर भी क्लियर विजिबल होता है और सराउंडिंग भी एक्सटेंड तक विजिबल रहते हैं, ठीक है। इसमें हमें कैरेक्टर भी विजिबल होगा और उसके जो थोड़ा उसके आसपास का वातावरण है वो भी हमको क्या होगा, विजिबल होगा। समझे, इतना समझ आया। जो एक्सट्रीम था उसमें कैरेक्टर बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, प्रेजेंट तो होगा पर हमें बहुत छोटा दिखाई देगा, क्लियरली हमको विजिबल नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग शॉट में जो कैरेक्टर है वो हमको पूरा अच्छे से विजिबल होगा और उसके हमको जो आसपास का सराउंडिंग है वो भी क्लियरली, और उसके एलिमेंट हैं जो आसपास के वो भी क्या होंगे, विजिबल होंगे। मीडियम शॉट में जो कैरेक्टर है वो हमको थाइस तक या नीज तक दिखाई देगा और उसके जो सराउंडिंग की चीजें हैं वो भी हमें क्या होंगी, विजिबल होंगी। इतना आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं मीडियम शॉट के ऊपर। अ मीडियम शॉट जनरली फ्रेम्स अ कैरेक्टर फ्रॉम अप्रॉक्सिमेटली द वेस्ट और चेस्ट अपवर्ड. It commonly used in conversations and dialogue scenes because it allows to use the facial expressions as well as body language. यानी जो मीडियम शॉट है उसमें कैरेक्टर को जनरली कहाँ तक दिखाई देता है, वेस्ट तक या चेस्ट से ऊपर तक फ्रेम किया जाता है। यानी या तो हम वो कैरेक्टर कहाँ तक दिखाई, मतलब कैसे दिखाएंगे, वो उसके चेस्ट एरिया तक दिखाएंगे या वेस्ट एरिया तक दिखाएंगे, ठीक है। मतलब देखो, समझो कि मीडियम शॉट में यूजली क्या होता है, ये स्पेशली किस लिए यूज किया जाता है, कन्वर्सेशन और डायलॉग के सीन के लिए, क्योंकि इसमें हमको कैरेक्टर की फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को क्या करना होता है, नोटिस करना होता है और लोगों को क्या करता है, क्लियरली विजिबल दिखाना होता है, इसलिए हम मीडियम शॉट का यूज करते हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। तो अब हम बात करते हैं मीडियम क्लोजअप के ऊपर। अ मीडियम क्लोजअप फ्रेम द कैरेक्टर मोर क्लोजली, यूजली फ्रॉम द चेस्ट और शोल्डर अपवर्ड. It gives greater attention to the character, face, expression and emotion. देखो, अब मीडियम क्लोजअप में क्या हो रहा है, हमें कैरेक्टर को क्लोज से शो किया जाता है, मतलब कैरेक्टर को बहुत ही क्लोज से शो किया जा रहा है, जिसमें हम उसको कहाँ तक दिखा रहे हैं, उसके शोल्डर तक दिखा रहे हैं, ठीक है, या चेस्ट एरिया तक दिखा रहे हैं, ठीक है। इसका फोकस कैरेक्टर की, मेनली जो मीडियम क्लोजअप है उसमें हम कैरेक्टर के फेस में, एक्सप्रेशन में और इमोशन पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लोज अप के ऊपर। A close up show a person's face or an important object in considerable detail. It is commonly used to emphasize emotions, relations और important detail. यानी close up में किसी कैरेक्टर के फेस या किसी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लोज से दिखाया जाता है, मतलब बहुत क्लोज से हम उसको दिखा रहे हैं। इसका मेन पर्पस होता है इमोशन, रिएक्शन या किसी इंपॉर्टेंट डिटेल को हाईलाइट करना। अब हम बात करते हैं एक्सट्रीम क्लोजअप, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा क्लोजअप। An extreme close-up or easy use show a very small part of a person or object in great detail. For example, it may show only an eye, a hand, a key or a written word to create strong emphasis. Extreme close-up में, अब समझो extreme close-up में, extreme close-up में किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट के बहुत छोटे पार्ट को बहुत क्लोजली दिखाया जाता है। यानी इनका जो मेन मकसद रहता है किसी ऑब्जेक्ट या किसी पर्सन को बहुत, उसके बहुत छोटे पार्ट को क्लियरली ऑडियंस को दिखाना, ठीक है। जैसे सिर्फ किसी की आई पर हमको फोकस करना है, सिर्फ आँख को दिखाएंगे, हैंड पर करना है, हैंड दिखाएंगे, चाबी या किसी लेटर, मतलब कोई, जैसे मान लो किसी सीन में कोई लेटर है, किसी ने कोई लेटर किसी के लिए लिख रखा है, तो हम उसमें उस लेटर को हमको क्या दिखाना है, ऑडियंस को दिखाना है। यूजली तो जो कैमरा है वो क्या करेगा, शॉट कैसे लेगा, एक्सट्रीम क्लोजअप लेगा। क्यों? क्योंकि हमको उन लेटर्स को अपनी ऑडियंस को क्या दिखाना है, क्लियरली दिखाना है। बस इतना समझ गए, मतलब एक्सट्रीम क्लोजअप भी क्लियर हो चुका। Our fifth topic is color. Color is an important visual element of cinema. Filmmakers use color not only to make a scene visually attractive but also to create mood, atmosphere, symbolism and emotional effect. यानी जो कलर हमारा पांचवा टॉपिक है, तो कलर का यूज किसी सीन को सिर्फ ब्यूटीफुल बनाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि डायरेक्टर जो है वो कलर का यूज किस लिए करते हैं, मूड को बताने के लिए, एटमॉस्फेयर दिखाने के लिए, सिंबलिज्म और इमोशन को क्रिएट करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कलर के ऊपर, कैसे कैसे कलर यूज किए जाते हैं। तो नंबर 1 में है हमारा वार्म कलर। वार्म कलर्स इंक्लूड रेड, ऑरेंज एंड येलो। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट दे विल सजेस्ट वार्म, एनर्जी, पेशेंस, एक्साइटमेंट और डेंजर। यानी वार्म कलर हमारे कौन कौन से हैं, जनरली रेड, ऑरेंज एंड येलो है, जिसमें जो वार्म, एनर्जी और पेशेंस, एक्साइटमेंट को क्या दिखाने के लिए क्या करते हैं, यूज किए जाते हैं, ठीक है। और डेंजर को भी, डेंजर के लिए आपको पता होगा डेंजरस कैसा कलर यूज किया जाता है डेंजर दिखाने के लिए, तो रेड कलर यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कलर नंबर कूल कलर। कूल कलर्स इंक्लूड ब्लू, ग्रीन। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट दे में सजेस्ट क्लेमनेस, सैडनेस, डिस्टेंस, कोल्डनेस और आइसोलेशन। यानी कूल कलर में जनरली ब्लू, ग्रीन जैसे कलर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये क्या दिखाते हैं, क्लेमनेस को दर्शाते हैं, सैडनेस को दर्शाते हैं, डिस्टेंस, कोल्डनेस या आइसोलेशन को दर्शाने में मदद करते हैं। However, the meaning of color is not fixed. Its meaning depending on the context. यानी हमेशा कलर की मीनिंग क्या होती है, वो सेम नहीं होती है, ये अपने अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं इनकी मीनिंग, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक नंबर 6 साउंड के ऊपर। The final topic of the unit is sound in film. Sound is an essential part of cinema because it works together with images to communicate information, emotion, and atmosphere. Film sound includes dialogue, music, sound, effect, ambient sound, and silence. यानी जो हमारी यूनिट है उसका आखिरी टॉपिक जो है वो है क्या है? साउंड है। साउंड जो क्या है सिनेमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि ये इमेज के साथ मिलकर साउंड, स्टोरी, इमोशन, एटमॉस्फेयर को कम्युनिकेट करने का क्या करता है? काम करता है। फिल्म साउंड में डायलॉग, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, एम्बिएंट साउंड और साइलेंस इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 1 हमारा डायलॉग्स के ऊपर। डायलॉग रेफर टू द स्पोकन वर्ड ऑफ द कैरेक्टर। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, डेवलप रिलेशनशिप एंड मूव्स द नैरेटिव फॉरवर्ड। डायलॉग का मतलब है कैरेक्टर के स्पोकन वर्ड, यानी जो कैरेक्टर एक दूसरे से बात करते हैं। डायलॉग के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, रिलेशनशिप डेवलप होता है, स्टोरी आगे बढ़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना सेकंड जो हमारा साउंड का एलिमेंट समझ लो, म्यूजिक। म्यूजिक कैन क्रिएट और स्ट्रेंथ इमोशंस सच एज हैप्पीनेस, सैडनेस, फेयरनेस, सस्पेंस एंड एक्साइटमेंट। यानी जो म्यूजिक है वो ऑडियंस के इमोशन को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करने का क्या करती है? काम करता है। एंड जैसे म्यूजिक के थ्रू हम किसी की खुशी, दुख और डर या कोई सस्पेंस है या एक्साइटमेंट है उसको क्या करना है? क्रिएट करने का क्या करते हैं? काम करते हैं। अब हमारा थर्ड है साउंड इफेक्ट। साउंड इफेक्ट आर साउंड्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट एक्शंस, ऑब्जेक्ट और इवेंट। एग्जांपल इंक्लूड फुटस्टेप्स, डोर्स क्लोजिंग, टेलीफोन रिंग्स, वेसिकल्स एंड थंडर। साउंड इफेक्ट जो है वो साउंड है जो एक्शन, ऑब्जेक्ट या इवेंट को रिप्रेजेंट करने का क्या करती है? काम करती है। जैसे किसी के चलने की आवाज़ या कभी दरवाज़ा बंद होने की या कोई टेलीफोन किसी का बज रहा है या कोई गाड़ियाँ चल रही हैं या बिजली कड़क रही है, ये सब के लिए क्या किया जाता है? साउंड इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है एम्बिएंट साउंड। एम्बिएंट साउंड रेफर टू द बैकग्राउंड साउंड्स associated with a particular environment. For example, traffic and people talking can create the ambient sound of a busy market. यानी ambient sound का मतलब है किसी particular environment में naturally सुनाई देने वाली background sound। यानी जैसे कोई कैरेक्टर आप समझ लो, जैसे कोई ट्रैफिक पर फंसा है तो बार बार हमको किसकी आवाज़ सुनाई देती है? बहुत सारे हॉर्न्स की आवाज़ सुनाई देती है। तो और कोई मार्केट में है वहाँ बहुत सारे लोगों की आवाज़ आ रही है, तो ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? एम्बिएंट साउंड के ऊपर। जैसे बिजी मार्केट में लोगों की बात है, ट्रैफिक और शॉप्स की जो आवाज़ आती है वो ही एम्बिएंट साउंड का क्या है? पार्ट है। ठीक है, वहाँ इनका यूज़ होता है। अब बात करते हैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड्स के ऊपर, डाइजेटिक एंड नॉन डाइजेटिक साउंड। नाउ वी कम टू द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द टॉपिक ऑफ साउंड, डाइजेटिक एंड नॉन डाइजेटिक साउंड। अब साउंड के अंदर का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डाइजेटिक और नॉन डाइजेटिक साउंड। इनका डिफरेंस एग्जाम में देखने को यूजुअली मिलता है, तो आप इनको बहुत अच्छे से समझें। ठीक है, नंबर 1 पे हम बात करते हैं अपने डाइजेटिक साउंड के ऊपर। डाइजेटिक साउंड इज अ साउंड दैट ऑरिजिनेट within the word of the story can potentially be heard by the character. For example, if a character turn on a radio and music comes from the radio, that music is diegetic because it exists within the story world. यानी diegetic sound वो sound है जो story की world के अंदर exist करती है और character उसे सुन सकते हैं। ठीक है, usually जो character को सुनाई दे sound, ठीक है, वो डाइजेटिक साउंड है। जैसे एक कैरेक्टर रूम में क्या कर रहा है? वो टीवी खोल के क्या है? बैठा है और टीवी में क्या चला है? ऑन है म्यूजिक, और वो म्यूजिक की आवाज़ कैरेक्टर को सुनाई दे रही है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? डाइजेटिक साउंड का। ठीक है, नॉन डाइजेटिक साउंड ठीक इसकी क्या है? उल्टी है। नॉन डाइजेटिक साउंड डज नॉट ऑरिजिनेट विद इन द वर्ड ऑफ द स्टोरी। अ कॉमन एग्जांपल इज बैकग्राउंड म्यूजिक दैट द ऑडियंस कैन हेयर बट द कैरेक्टर कैन नॉट हेयर। यानी नॉन डाइजेटिक साउंड स्टोरी के वर्ड के अंदर ऑरिजिनेट नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी इमोशनल सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और कैरेक्टर उस म्यूजिक को नहीं सुन रहा, और वो नॉन डाइजेटिक साउंड के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर को वो म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन जो ऑडियंस उस सीन को देख रही है उसको वो जो म्यूजिक है वो सुनाई दे रहा है। तो ये कौन सी साउंड हो जाएगी? हमारी नॉन डाइजेटिक साउंड, क्योंकि कैरेक्टर को सुनाई नहीं दे रही है। ठीक है, और ऑडियंस को सुनाई दे रही है। अब एक क्विक डिफरेंस का चार्ट मैंने आपको दिया है सामने, डाइजेटिक साउंड और नॉन डाइजेटिक साउंड। आपको समझने में आसानी होगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़ लें। अब हम बात, तो इसी के साथ हमने अपनी यूनिट नंबर 1 को जो है BA 5th सेमेस्टर की उसको कंप्लीट कर लिया है, और वो भी बहुत इजी तरीके से। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं सारे अपने जितने भी चीज़ें हमने पढ़ी। नंबर 1 पे हमने पढ़ा था माइसन सीन को, जो सीन के अंदर के विजुअल एलिमेंट को क्या कर रहा था? अरेंजमेंट कर रहा था। अब फिर हमने पढ़ा लॉन्ग टेक के बारे में, एक शॉट के रिलेटिवली लॉन्ग ड्यूरेशन तक बिना कट किए कंटिन्यूसली जो शॉट क्रिएट करते हैं उसको लॉन्ग टेक बोलते हैं। फिर हमने डिफरेंस भी पढ़ा था साथ में, लॉन्ग टेक और लॉन्ग शॉट में क्या डिफरेंस है। और डीप फोकस, फॉरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और बैकग्राउंड का रिलेटिवली क्लियर दिखाना, वो डीप फोकस के अंदर आता है। टाइप ऑफ शॉट्स में हमने बहुत सारी शॉट्स पढ़े थे, एक्सट्रीमली क्लोजअप, एक्सट्रीमली लॉन्ग शॉट एंड
बहुत सारे थे। तो कैमरा कैरेक्टर या एनवायरनमेंट को किसी फ्रेमिंग में शो करता है इनमें। और हमने पढ़े थे कलर के बारे में, मूड, एटमॉस्फेयर और सिंबोलिज्म क्रिएट करने का काम करते हैं। और फिर हमने पढ़ा अपना लास्ट टॉपिक इस यूनिट का साउंड, जिसमें हमने पढ़े डायलॉग के बारे में, म्यूजिक के बारे में, साउंड इफेक्ट, एम्बिएंट साउंड और साइलेंस को इंक्लूड। So, this was a complete unit 1 of the introduction to literature and film. We discussed all 6 major concepts of filmmaking in detail. I hope this explanation has made the concept easier for you to understand and prepare for your exam. In the next video, we will move towards unit number 2. If you found this video helpful and useful, don't forget to like and share, subscribe my channel and stay connected for next unit, and thank you for watching my videos, and bye bye, take care, have a great day.